अब 8 साल इस सरकार को होने जा रहे हैं और आर्थिक परिस्थितियों से लेकर के दूसरे और तमाम मोर्चे पर सरकार चौतरफा घिरी हुई है, असफल साबित हुई है। बेरोजगारी से लेकर के किसानों के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर निश्चित रूप से जो भारत का आवाम है वो सरकार से संतुष्ट नहीं है। कई इस तरह की खबरें आई हैं। इधर आप देखिए कि एक ही लगभग एक ही समय अडानी दुनिया के 5वें बड़े आर्थिक हस्ती बनते हैं और उधर 90 करोड़ लोग रोजगार पाने की प्रत्याशा भी खो चुके हैं। एक ऐसे दौर में जब नरेंद्र मोदी की ब्रांड तो अपनी जगह कायम है, लेकिन लोगों की जो प्रत्याशाएं हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो डिग रही हैं। अब जिम्मेदारी निश्चित रूप से विपक्ष की हो जाती है कि वो सरकार को पराजित करके एक विकल्प देने की कोशिश करे और उस महत्वाकांक्षाएं होना सबसे पहली जरूरत है। जो आपने कहा कि इस समय ममता बनर्जी भी दिख रही हैं, राहुल गांधी को लेकर के भी मैं सोशल मीडिया के बारे में कह सकता हूं कि उनकी भी कैंपेन चल रही है। इधर शरद पवार भी हैं, ममता बनर्जी हैं और एक दो लोग और हैं। लेकिन आज का जो सवाल है वो मायावती को लेकर के है। चूंकि उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है, इसलिए मुझे लगता है कि आज हम लोग उस पर बहस कर रहे हैं। मायावती जी जो बात कह रही हैं, ठीक है, मंसूबे पालना तो बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो कोई प्रयत्न करते हुए नजर नहीं आ रही। जैसे ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं या केजरीवाल ही हैं, ये लोग निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं, या केसीआर हैं, वो गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मायावती जी इस तरह का कुछ करते हुए दिखाई दे रही हैं क्या? उन्होंने कहा कि मैं कांशीराम की विरासत को हम बढ़ाएंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम खामोश बैठ नहीं सकते। अब पिछले 7-8 साल में उन्होंने क्या ऐसा किया है कि जो हम मान लें कि नहीं साहब वो कांशीराम साहब की विरासत को आगे बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है पिछले चुनाव में, अब कोई आशा और कोई उम्मीद उन जा सकती है। क्या राष्ट्रपति पद को लेकर के उन्हें कोई ऑफर हुआ है? वो भी इस बात को जानती हैं कि नरेंद्र मोदी उन्हें कहीं ऑफर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अखिलेश यादव को केवल काउंटर करने के लिए उन्होंने वो बात कही है। इसलिए मुझे लगता है कि मायावती का बनना भारत के लिए बहुत अच्छा हो सकता था, खास करके सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए, लेकिन फिलहाल उम्मीदें उनसे नहीं है। अब इसके अलावा जो 3-4 लोग हैं जिनके नाम आपने लिए, निश्चित रूप से उनमें एक महत्वाकांक्षा दिखाई दे रही है और मैं बुनियादी शर्त समझता हूं कि महत्वाकांक्षा होना पहले जरूरी है। और ममता बनर्जी जिस तरह से मुकाबला कर रही हैं, जवाब दे रही हैं, राहुल गांधी जिस तरह से प्रियंका गांधी के साथ मिलकर के जूझ रहे हैं, शरद पवार भी सक्रिय हैं, केसीआर भी सक्रिय हैं, या केजरीवाल भी कुछ नहीं है तो कम से कम प्रधानमंत्री की मीटिंग में ही उनकी अवहेलना करके अपनी एक ब्रांडिंग, एक ब्रांड इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर महत्वाकांक्षा जरूरी है पहला, और उसके बाद प्रयत्न। तो प्रयत्न भी कुछ दिख रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों की जो नाउम्मीदी है, लोगों की जो परेशानियां हैं, जो दुश्वारियां हैं, वो जाहिर तौर पर सरकार को बदल सकती है। अब ऐसे में शरद पवार ने जो कहा या अमलेंदु जी ने जो बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस के बिना किसी विपक्ष की कल्पना करना मुश्किल है। क्योंकि इनमें से किसी पार्टी के पास, चाहे वो ममता बनर्जी हो, केसीआर हो या शरद पवार को थोड़ा सा हम छोड़ दें, तो इनमें से किसी की भी व्याप्ति अपने एक राज्य के बाहर नहीं दिखाई पड़ती और स्वीकारोक्ति भी कम दिखाई पड़ती है। अब ममता बनर्जी आगे क्या करेंगी, वो जरूर चुनाव लड़ रही हैं दूसरे राज्यों में जाकर के, लेकिन उसमें कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ है, या लोग जिस बात को कह रहे हैं कि अगर आप एकजुट होना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस को क्यों इस तरह से नुकसान पहुंचाना है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर के अगर प्रतिपक्ष मजबूत होता है तो बहुत मुश्किल नहीं है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना। परिस्थितियां ऐसी हैं। लेकिन इसमें एक जो मुझे सबसे ज्यादा नकारात्मक चीज दिखाई पड़ती है कि एक तो कोई दिग्गज नेता इस समय नहीं दिखाई पड़ता, शरद पवार के अलावा, जो बहुत सीनियर भी हो,
जो गोलबंद कर सके लोगों को। जो तीन यादवों की जो त्रिमूर्ति हुआ करती थी कभी, लालू, मुलायम, शरद, वो राजनीतिक रूप से अब निष्क्रिय हैं। और जो दो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है, वो उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चित है, लेकिन मैं बिहार को भी जोड़ रहा हूं। यहां इस समय परिस्थितियां बहुत उलट हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जैसे नौसिखिया हैं, मैं नौसिखिया ही कहूंगा, और उधर तेजस्वी है, वो भी अभी नौजवान है, उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा बहुत मजबूती से, लेकिन अभी उनकी उस तरह की स्वीकारोक्ति नहीं है या कोई बहुत बड़ी वो पहल नहीं कर सकते। इन दो राज्यों में जब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत मजबूत गठबंधन या बहुत मजबूत कोई नेतृत्व तो नहीं मिलेगा, तब तक मुझे लगता है कि इस बात की कल्पना करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से पराजित किया जा सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि परिस्थितियां जरूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां पर अगर विपक्ष थोड़ा सा पैनी नजरें करता है और एक बड़ा गठजोड़ बनाता है, तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी को बहुत आसानी से हराया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत कठिन है। हाँ, वो उनके कारपोरेट हिंदुत्व है और ये सब है, नफरत है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी वो करने में वो कामयाबी नहीं हासिल कर सके हैं कि तमाम हिंदुओं को आप सांप्रदायिक बना दें। अभी इस देश का समूचा हिंदू सांप्रदायिक नहीं हुआ है और वो हिंदू राष्ट्र को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। वो इस संविधान को ढहते हुए देख भी नहीं सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को हराना बहुत कठिन नहीं है।